हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर के मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं तो आपको कहूंगा कि जब कभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे, पॉज करना, सेम लॉजिक, खुद दिमाग को दौड़ाना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और बाद में रिज्यूम बैक करना, क्योंकि मैं तो आंसर बताने वाला हूं। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज विल इम्पार्ट कलर टू एन एक्वियस सॉल्यूशन। कलर देगा एक्वियस सॉल्यूशन में कौन सा आयनिक स्पीशीज। अब अगर हमें कलर देखना है, ओके, आयनिक मतलब कौन सा दे रहा है आयनिक स्पीशीज हमें, तो उसके लिए हमें इन आयनिक स्पीशीज में डी ट्रांजिशन होने के लिए, करेक्ट, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट, उस डी ट्रांजिशन होने के लिए यह देखना पड़ेगा कि भाई हमारे एक तो डी ऑर्बिटॉल में इन सारे आयन्स में से ऐसे कौन सा आयन है जिसमें हो सकता है डी ट्रांजिशन। क्लियर। अब हमें तो पता है कि डी ट्रांजिशन उन स्पीशीज में नहीं होगा जिनमें अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से कुछ है, D0 कॉन्फ़िगरेशन नहीं, भाई डी में है ही नहीं कुछ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा डी ट्रांजिशन। वैसे ही D10 कॉन्फ़िगरेशन, डी पूरा भरा हुआ है, कैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे से ऊपर वाले में कूदेगा, नहीं कूद पाएगा, मतलब भरे हुए है ना, तो नहीं होगा, करेक्ट। तो D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चल जाएगा अपने को, करेक्ट। तब क्योंकि उसमें आयंस हमारे कलर शो कर पाएंगे, डी ट्रांजिशन कर पाएंगे, कलर शो कर पाएंगे। अब इनमें देखो Ti4+, स्कैंडियम, टाइटेनियम दूसरा ही है, और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 4s2 3d2 होता है। चारों भी चले जाएंगे, एस में से भी 2, डी में से भी 2, तो खाली ठन हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब एस में से भी 2 गए, डी में से भी 2 गए, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा भाई इसका। तो डी ट्रांजिशन होने के लिए डी में तो कुछ है ही नहीं इसके, तो ये तो नहीं दिखा पाएगा भाई। ओके, बोला हमको यही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज विल इम्पार्ट कलर टू एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो कौन सा देगा कलर उसको देखना है हमें। अब कॉपर 2+, वही कहानी, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, सॉरी कॉपर 1+ है वहां पर, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों? क्योंकि 4s1 में से इलेक्ट्रॉन भाग गया ना, 4s1 में से भाग गया कॉपर के, फिर बाद में ये भाग गया तो बचा D10 कॉन्फ़िगरेशन, और कॉपर 1+ बन गया, और D10 में तो होगा नहीं डी ट्रांजिशन, तो ये भी शो नहीं कर पाएगा कलर। चलो ओके, फिर Zn2+, सेम कहानी, 4s2 में से 2 चले गए, भाग गए, D10 कॉन्फ़िगरेशन बच गया, ये भी नहीं कलर शो कर पाएगा। और फिर लास्टली क्रोमियम 3+, इसको देखो जरा, क्रोमियम 4s1d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4s1 3d5, करेक्ट, 4s1 3d5, क्रोमियम का 3+ में अगर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे, ओके, हाँ 4s1 3d5 होता है, मतलब 3d5 4s1 लिखेंगे हम लोग, लिखते टाइम पर उल्टा नहीं लिखेंगे। हाँ, मैं बस अभी बोलने के लिए वैसे बोलता हूं हमेशा, क्योंकि हम लोग फीलिंग तो वैसे करते हैं ना, इसीलिए। तो ये 4s1 3d5 में से 3 इलेक्ट्रॉन भगा दो तो कितना बचेगा भाई, 1 गया, और इसमें से 2 गए तो 3d3 हो गया, तो D3 कॉन्फ़िगरेशन। और D3 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो डी ट्रांजिशन हो सकता है, डी ट्रांजिशन होगा तो मतलब ये कलर शो करेगा, तो ये कलर शो करेगा। और हमें तो बोला क्या है, यही तो बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज विल इम्पार्ट कलर शो करेगा टू एन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये करेगा शो। बाकी के D10 कुछ भी नहीं, इसीलिए नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following ions will exhibit color in aqueous solution? अब इनमें से कौन सा कलर शो करेगा ये समझना है, ये ढूंढना है। तो देखना थोड़ा सा लेवल अप है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है पर थोड़ा हटके है, ओके, एकदम एग्जैक्ट वैसे नहीं है। तो आप चलो सोचो फटाफट और रिज्यूम बैक कर लो। ओके, आई होप आपने किया होगा। तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत ना इन 2 आयंस में आई होंगी, ला 3+ और लू 3+ में। मजाक में ऐसे बोलता हूँ, लैंथेनम 3+ है और ल्यूटेशियम 3+ है, पर मैं उसको ला और लू बोल लेता हूँ। ओके, वैसे वो टी और सक नहीं बोल सकता मैं उसको, मतलब वो उतना टाइटेनियम और स्कैंडियम मेरे दिमाग में बैठ गए, वो लैंथेनम और ल्यूटेशियम के बारे में थोड़ा बहुत मजाक चल जाता है। ओके, तो
ये मजाक की बात बाजू में रखते हैं, लैंथेनम 3+ और ल्यूटेशियम 3+ में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आई होगी, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा पहले, करेक्ट, तब जाके आपको समझ में आएगा कि होगा या नहीं होगा ट्रांजिशन। अब देखना, डी डी ट्रांजिशन जैसे होता है वैसे एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से भी कलर शो होता है। ये हम लोग ने PYQs में भी देखा था, एक सवाल आया था देखो, ओके, नीट में भी, तो उसी से थोड़ा बहुत इंस्पायर होके वैसे सवाल लिया मैंने। मोस्टली आप भी यही कोशिश करना कि जो भी PYQs में आप जिस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसी कॉन्सेप्ट के अगल बगल में या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस, उसी पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना ज्यादा, क्योंकि बाकी के भी करना नो डाउट, पर थोड़ा स्मार्ट वर्क भी बनता है भाई, क्लियर करनी है ना एग्जाम हमको। चलो, तो बात यहीं पर आते हैं फिर से लेवल अप क्वेश्चन में। हमारे लैंथेनम 3+, ल्यूटेशियम 3+ में हमें बस देखना है एफ ट्रांजिशन हो सकता है क्या नहीं। अगर हो सकता है तो फिर ये आयंस कलर इंपार्ट करेंगी, और हमको तो ढूंढना क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। कलर कौन शो करेगा एक्वस में, यही ढूंढना है हमको। तो अब लैंथेनम 3+ की बात करेंगे हम लोग, तो इसका होता है 4F0, और ल्यूटेशियम 3+ की बात करेंगे तो इसका होता है 4F14, पूरा भरा हुआ। तो क्योंकि अब इनमें एफ ट्रांजिशन होगा नहीं, तो ये कलर एग्जिबिट नहीं करेंगे जो हमें पूछा है। अब बचे ये दो सिर्फ, इनमें भी टाइटेनियम 3+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, करेक्ट। तो 22 एटॉमिक नंबर है, 4s2 3d2 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। उसमें से 3 भगा दिए तो 4s में से 2 गए, d में से 1 गया तो 1 बचा, d1 कॉन्फ़िगरेशन। तो d1, ओके, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, और यहाँ पर स्कैंडियम के केस में देखो तीनों भगा दिए, ओके, तो इसका तो 4s2 3d1 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तीनों भी भगा दिए तो मतलब इसमें से भी 2 गए, 4s2 d में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया, तो है ही नहीं स्कैंडियम के पास कुछ भी, डी ट्रांजिशन करने के लिए डी में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो खत्म। ओके, समझ में आई ना बात आपको। स्कैंडियम, ओके, हमारा 4s2, ये हम लोग कितनी बार कर चुके हैं अभी, 3d1। अब जिस पैटर्न में मतलब जिस पैटर्न में इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग होती है उस पैटर्न में मैं कहता हूँ लिखना उल्टा पैटर्न में, पर याद में भी यही रखना है कि जिस पैटर्न में इलेक्ट्रॉन फील होता है उसी पैटर्न में इलेक्ट्रॉन लूज भी होता है। पहले ns में से जाएगा फिर n-1d में से जाएगा। तो स्कैंडियम 4s2 3d1 है, इसमें से 2 भाग गए, इसमें से 1 भाग गया, d में तो 0 हो गए, d में तो है ही नहीं, dd ट्रांजिशन होगा ही नहीं। ओके, तीनों भी भागने के बाद dd ट्रांजिशन नहीं, तो स्कैंडियम भी नहीं शो कर पाएगा हमारा कलर। ओके, तो कौन शो कर पा सकता है, सिर्फ ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं, स्कैंडियम भी नहीं, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें dd ट्रांजिशन हो सकता है, तो ये शो कर पाएगा कलर, और हमारा राइट ऑप्शन ये 2 है, मतलब ये है, सॉरी, बी। इनको भूल जाओ भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं, करेक्ट, तो ये इंपार्ट करेगा कलर। चलो अगला सवाल देखते हैं, बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैक्स मैग्नेटिक मोमेंट की बात चल रही है, ये म्यू की बात चल रही है, और इसका स्पिन ओनली फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, √n × n+2 बोहर मैग्नेटन। बोहर मैग्नेटन तो यूनिट है भाई, ये हमारा फॉर्मूला था। और n क्या था भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी बॉस, करेक्ट। चलो, तो इसका मतलब म्यू और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी समझा था हम लोग ने। बस अब मैक्स मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा दिखाएगा जिसका, ओके, मैक्स वही दिखाएगा जिसके पास मैक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, करेक्ट। तो इनमें से किसके पास मैक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो ढूंढो, बस बात खत्म। तो Mn2+ d5 कॉन्फ़िगरेशन, अब एकदम मतलब जाएंगे नहीं, जैसे मैं पिछले सवाल में स्कैंडियम को समझाया था वैसे समझाने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है आपको पता है चीजें, ओके। तो एक बार मैंने बता दिया तो बस आपको उस पैटर्न में समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे हो रहा था, ओके। और वो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह पढ़ रहे थे, आई पढ़ रहे थे तब। तो Mn2+ में 4s2 3d5, तो s में से 2 गए, d5 कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। मतलब d5 मतलब, अब देखना, ध्यान से देखना, ये बस लिख दिया और हो गया ऐसे नहीं है, देखो 5 है, 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन d5 d6 देख के ऐसे मत बोलना कि भाई इसके पास ज्यादा है, ओके। किसका, अगर देखो Fe2+ 4s2 3d6 d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 जाने के बाद, तो इसका मतलब क्या, इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे अगर कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, अरे d6 पता है ना हमको, ये भूलना नहीं है, बेसिक सी चीजें भरते कैसे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और 4 ही बच रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो खुश मत हो जाना d5 से d6 हो गया भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, वाह वाह वाह, Fe2+ के पास मैक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ब्रेक लगाना दिमाग पे थोड़ा बहुत और सोचना भी।
हाँ, ओवर एक्साइटेशन में आगे मत भागना। तो Ti3+ टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम। अब देखो 4s2 3d2, 2s में से गए, d में से गया 1, d1 कॉन्फ़िगरेशन, बेचारे के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और क्रोमियम 2+ 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, s में से गया, d में से गया, d4 कॉन्फ़िगरेशन बचा। d4 बोले तो d में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक ऐसे। तो टोटल है 4। तो देखो 4 1 4 5, सबसे मैक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो मैक्स मैग्नेटिक मोमेंट भी किसका होगा भाई? किसका होगा? मैंगनीज का होगा। करेक्ट। बस चलो, तो कुछ दिमाग को दौड़ाने वाले शुरुआत में ही कुछ सम देख लिए, मतलब कुछ सवाल देख लिए हम लोगों ने। बिल्कुल नीट में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं दिमाग को दौड़ाने वाले, उसी तरीके के थोड़े बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, पर बीच बीच में कुछ इजी वे से भी आ जाते हैं, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसा नहीं लगता। अब ये भी रखो, ये भी देखो, ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन, सिंपल सा है, पॉज करो, फटाक से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। ओके चलो, आई होप आपने किया होगा ट्राई। बोला क्या है, द ट्रांजिशन मेटल विथ लीस्ट एटॉमिक नंबर इज, सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला। अब हमको तो पता है भाई, पीरियोडिक टेबल में अरेंज ही किया जाता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब देखना, जिरकोनियम और रुथेनियम ये दोनों है 4d वाले, ठीक है। और ऑस्मियम और प्लेटिनम, मैं मजाक में उसको बोलता है प्लेटिनम, मतलब प्लैटिनम 5d सीरीज वाले हैं। ये अगर आपको पता होगा ना तो बात खत्म। इसके लिए मुझे कहना है कि इन जो 3D के बाद जो 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स को, मतलब ऐसे मत करना कि उनको तड़ी पार कर दिया, उनको ऐसे कर दिया कि भाई हम पढ़ेंगे ही नहीं उनको। उन एलिमेंट्स के सीक्वेंस को भी याद रखो, जिस तरीके से याद रखना है उस तरीके से रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा तरीका थोड़ा सा अतरंगी है, मैं बताऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। ओके, आप तरीका थोड़ा सा आपका ढूंढ के देख सकते हो, थोड़ा अच्छा वाला तरीका। ओके, तो हो जाएगा आपका यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टैंटन, ऐसे जो भी आप जिस भी तरीके से करने की कोशिश करो याद, पर याद कर लेना, तभी जाके आपको लॉजिक समझ में आएगा कि भाई ये ऐसे तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाएंगे, फटाक से 2 मिनट में हो जाएंगे फिर। ओके, नहीं तो आप गड़बड़ में सोचते बैठोगे। या फिर अब आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का अंदाजा भी होगा तो भी आप बता पाओगे कि भाई जिरकोनियम के पास लीस्ट एटॉमिक नंबर होगा। देखो अब कहानी में आगे बढ़ते, 4D 5D याद रखने की आपकी ट्रिक आप देखो कैसे याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें 4D में है, 5D में है, तो लीस्ट एटॉमिक नंबर तो 5D वालों का तो होगा ही नहीं, 5D तो और नीचे आ जाते हैं, तो बात खत्म। 4D में जिरकोनियम और रुथेनियम में सबसे पहला जो है उसका लीस्ट एटॉमिक नंबर होगा, और वो आता है जिरकोनियम, ठीक है। अब जिरकोनियम देखो, यूट्रियम के बाद तो जिरकोनियम आता है, फिर बाद में नियोबियम, फिर बाद में रुथेनियम तक जाते हैं हम लोग, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम वगैरह वगैरह, करेक्ट। तो आगे आगे उसमें जाते हैं हम लोग, तो जिरकोनियम सबसे पहले आ जाता है, तो खत्म, लीस्ट एटॉमिक नंबर जिरकोनियम। चलो, ये भी इजी सा ही सवाल है, एक पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाया मैंने, एकदम शुरुआत में हम लोग ने पढ़ा था डी ब्लॉक के। भाई ट्रांजिशन मेटल्स हम लोग डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स को नहीं कहते हैं। ओके, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भाई उन एलिमेंट्स के ग्राउंड स्टेट मतलब एटम में या फिर उनके आयन में, ओके, दोनों में से किसी एक में भी डी वाला जो हमारा ऑर्बिटॉल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट नहीं होते। होते क्या है? कंप्लीट होते हैं। ओके, इनकम्प्लीट नहीं होते, या फिर आप कह सकते हो कंप्लीट होते। तो अगर इनकम्प्लीट नहीं है तो फिर ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। ओके, और इनमें आता है हमारे मर्क्यूरी का नाम। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ऐसे ही एलिमेंट है जिनके एटम या फिर आयन में, दोनों में से किसी में भी हमारे डी ऑर्बिटॉल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। ओके, पूरे के पूरे भरे हुए हैं, D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, नॉट अ ट्रांजिशन मेटल होगा मर्क्यूरी। ओके, उसके D10 कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, आयन या फिर एटम में। बाकी तो प्लैटिनम, गोल्ड, मोलिब्डेनम इनमें होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ए। चलो फिर से दिमाग को थोड़ा और दौड़ाने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो, ऐसे तरीके के कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि क्या मतलब, हम लोग थोड़ी घुस के थोड़ी अंदर बता सकते हैं भाई कि इसमें किन के पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, पर घुस के बताने के लिए नहीं जाना है, वो तो जा भी नहीं सकते। ओके, सब एटॉमिक होना पड़ेगा, वो छोड़ो वो सब। ओके, एटॉमिक, सब एटॉमिक जो भी होना पड़ेगा, जाने दो वो सब चीजें। पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फिक्शन में नहीं, मतलब फैंटेसी में नहीं जाते। यहां पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हमें बताने के लिए हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वाला। ओके,
उसके बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि भाई मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किस में है। okay? बस पूछा उतना ही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब लॉजिक क्या है, देखो बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है मतलब जो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन है वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। करेक्ट, मैं लिखता हूं यहां पर इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन हमारे स्पीशीज के बीच में, जैसे कि मेटल के एटम्स है उनके बीच में, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। अब ये होता कैसे है मालूम है, क्या सिचुएशंस पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो ना तब ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, इसीलिए तो इन ट्रांजिशन मेटल्स के एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हाई होते हैं, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। ओके, तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ये याद रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्ट कनेक्शन है भाई इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन से। करेक्ट, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का क्या है भाई, डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन के साथ। और स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन रहेगा तो फिर मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होगी, एकदम मतलब बॉन्डिंग कैसे होगी एक दूसरे के बीच में, एटम्स के बीच में कस के एकदम अच्छे से होगी, और फिर ये तो मेटल्स है तो इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। करेक्ट, अब इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढना है, तो इनमें से किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ये ढूंढना पड़ेगा। ये ढूंढेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन मिलेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड मिल जाएगा, उनके बीच में होता है ये। अब देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना है तो बस क्या ही करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। देखो इस चैप्टर के सवालों में जो कॉन्सेप्ट है वो कोर क्रक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, उस पर अगर आपको अगर पकड़ रहेगी ना तो फिर आंसर ढूंढने में सेकंड्स लगेंगे, सिर्फ सेकंड्स। क्यों? क्योंकि बस कॉन्फ़िगरेशन का खेल हो जाता है फिर बाद में। ओके, और कुछ कॉन्सेप्ट्स का बस। तो देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है, मैक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना है, तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग तो आयरन, स्कैंडियम, वैनाडियम, क्रोमियम। बताओ आप ही फटाक से, पॉज करो, मैक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे। ओके, होप ने बताया होगा, होप बताया होगा। देखो आयरन D6 कॉन्फ़िगरेशन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्कैंडियम एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, शुरुआत में D1 कॉन्फ़िगरेशन 1, वैनाडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम 3, D3 कॉन्फ़िगरेशन 3, और फिर क्रोमियम D4 नहीं होता है, D5 सॉरी, 4s1 D5। ओके, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बस। तो देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के पास, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन क्रोमियम का होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग भाई होगी क्रोमियम की। यही तो पूछा है हमको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट, क्रोमियम। चलो आगे बढ़ते हैं। द लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, किसके लिए भाई रिस्पॉन्सिबल है, दिए हुए 4 ऑप्शंस। पहले, जिरकोनियम एंड यूट्रियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। क्या ही लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी। यूट्रियम के बाद जिरकोनियम आता है। ओके, और हमें तो पता है अक्रॉस द सीरीज जब जाते हैं हम लोग साइजेस छोटी हो जाती है, चलो ठीक है भाई, पर इसका लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से कुछ भी लेना देना है नहीं। ओके, पूछा तो हमको वही है ना कि भाई लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए, इसके लिए तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते। जिरकोनियम एंड नियोबियम हैव सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी कुछ भी है। ओके, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम बाद वाला ये एलिमेंट है, पर कुछ लॉजिक नहीं है भाई इसका और जिरकोनियम और नियोबियम के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होने का। फिर आगे बढ़ते, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट सेम रेडियस। कितनी बार पढ़ा हम लोग ने, लैंथनम यूट्रियम के नीचे लाटुलू, साइजेस छोटी होंगी, फिर बाद में आता है हाफनियम। अब तो एकदम मतलब मैं तो पगला जाऊंगा बोल बोल के, क्योंकि बहुत बार हम लोग ने ये समझा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दिखाया हम लोग ने PYQ में भी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो जिरकोनियम और हाफनियम की साइजेस एकदम सी सेम हो जाती है। डाउन द ग्रुप भले ही यूट्रियम टू ला साइज बढ़ती है, ठीक है, पर फिर ला टू लू साइज घटती है, और फिर बाद में हाफनियम इतनी घटती है कि भाई हाफनियम की साइज जिरकोनियम के साथ साथ मेल खाने लग जाती है। कैसे? क्योंकि हाफनियम की साइज इतनी घट के 159 पिकोमीटर हो जाती है, ओके, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और फिर यूट्रियम टू जिरकोनियम जाते हैं तब भी साइज रिडक्शन हो जाता है, तो ये भी 160 पिकोमीटर के आसपास रहता है। तो इसलिए साइजेस सेम रहती है जिरकोनियम और हाफनियम की। तो जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट सेम रेडियस, ये सही है, जिरकोनियम हाफनियम सेम रेडियस। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आ गई बात दिमाग में। और जिरकोनियम एंड जिंक हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी जिरकोनियम कहा, जिंक कहा, क्या ही किसका लॉजिक है, ये 4D में है वो 3D में है, छोड़ दो बात, गलत है ये। ओके, तो सही वाला ये है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन है हमारा सी। चलो अब थोड़ा बेसिक सा सवाल है, पर आप देख सकते हो आपको आ रहा है कि नहीं। पॉज करो और सोचो। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा।
तो लैंथेनम इज ग्रुप विथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज ओके लैंथेनॉइड्स के साथ उसको ग्रुप किया गया है। क्यों पढ़ा है हम लोग ने? क्योंकि लैंथेनम बहुत ही मेल खाता है लैंथेनॉइड से, इसीलिए हम लोग लैंथेनम को सोचते कि भाई उसको जुदा नहीं करते इन लैंथेनॉइड्स से, लैंथेनम को भी लैंथेनॉइड्स के साथ ही पढ़ लेते हैं। मेल खाता है मतलब प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है, ओके, रिजेंबल करती है इसकी प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड्स के साथ, वही रीजन है। तो बस लास्टली देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम आर वेरी सिमिलर टू द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, इसीलिए ओके। तो अपना ऑप्शन डी है, बाकी सब बेकार है, कुछ भी नहीं। इट हैज बोथ पार्शियली फिल्ड एफ एंड डी ऑर्बिटल्स, गलत। इट इज जस्ट बिफोर सी इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या ही फर्क पड़ता है, होता है तो क्या ही फर्क पड़ता है, लैंथेनॉइड तो है थोड़ी है, नहीं है ओके। इट हैज पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स, ये सारे तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत गलत गलत। क्लियर? चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा बहुत हम लोग ने समझा है कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्सेप्ट अडॉन के बारे में, कॉन्सेप्ट अडॉन नहीं तो उसी के अगल बगल घूम रहा है। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आंसर आ जाएगा फटाफट एकदम। तो द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इज मेनली ड्यू टू, क्यों होती है इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी? दिए गए हुए ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट आंसर अपना ये वाला है। देखो भाई क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। याद आ रहा है वो एग्जाम्पल हमारा Fe का, जिसमें हमारा Fe2 प्लस Fe3 प्लस में बदलता है, Fe3 प्लस फिर से Fe2 प्लस में आ जाता है। वो लॉजिक, मतलब इन शॉर्ट मुझे बोलना है, वो छोड़ दो किस में कौन बदल रहा है, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, ये हमारा Fe जो है ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर पाता है। तो इसीलिए इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने के उनके एबिलिटी की वजह से ये आयोडाइड और परसल्फेट आयंस को क्या करते हैं, कैटलाइज कर देते हैं। ओके, आयोडाइड को पकड़ते हैं पहले, ओके, उनके साथ उनको ओके पहले Fe वाले जो आयंस है उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको आयोडीन बना देते हैं। एकदम क्रिस्प में बता दो क्योंकि वो उससे कुछ लेना देना, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो डेप्थ में नहीं है इतना कि Fe मतलब आयरन जो है हमारा आयोडाइड और परसल्फेट को कैसे कैटलाइज करता है। अगर वो आपको सीखना है तो आप कॉन्सेप्ट अडॉन में मैंने अच्छे से समझाया, आप समझ सकते हो। पर मुझे कहना था कि हमारे Fe के आयंस पहले आयोडाइड को पकड़ते, उनको आयोडीन बनाते, फिर परसल्फेट आयंस को पकड़ते, उनको सल्फेट आयन बनाते। तो इस तरीके से ये दोनों भी आयंस को पकड़ के उनको कन्वर्ट कर देते थे और कैटलाइज कर देते। तो ये जो एबिलिटी है इनकी, ओके, जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में घूमते रहते हैं और उस चक्कर में दूसरों को भगा देते हैं, ये कैटलाइज कर देते हैं, इसकी वजह से भाई कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स होती है, ओके, उनकी। तो बाकी के देयर केमिकल रिएक्टिविटी, देयर अनफिल्ड ऑर्बिटल्स, देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे इनअप्रोप्रिएट आंसर्स हैं, ओके। एकदम क्रक्स में आंसर अपना सबसे टू द पॉइंट, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। चलो एक और आसान सा सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए, अगर पता हो तो आसान, नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड? ओके, तो जो हमारे एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स के बाद जो नीचे एक्टिनॉइड्स आते हैं ना, उनके बारे में बात चल रही है, ओके। हाँ, यहाँ पर सॉरी, एक्टिनाइड को मैंने गलती से एक्टिनाइड लिख दिया, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड होना चाहिए, ओके। ये ऐसे मत रखना क्योंकि एनसीईआरटी में तो भाई हमें एक्टिनॉइड बोला गया है, तो एक्टिनॉइड का प्रयोग किया है उन 14 एलिमेंट्स के लिए जो होते हैं थोरियम टू लॉरेंसियम के लिए। अब देखो मैंने बताते बताते बोल ही दिया भाई, थोरियम से लॉरेंसियम होते हैं एक्टिनॉइड्स। अब अगर आपको इन एलिमेंट्स के नाम में से पता होगा कि भाई थोरियम टू लॉरियम इनमें से कौन से आ रहे और कौन से आ रहे, तो बात बन गई। और कौन से नया आ रहा है तो वो समझ में आ जाएगा। कौन सा नहीं आता है वो है टर्बियम, क्योंकि टर्बियम भाई अपना लैंथेनॉइड्स में आता है, एक्टिनॉइड्स में नहीं आता, सॉरी लिखते टाइम पर इसी लिख दिया, लैंथेनॉइड्स में आता है ये टर्बियम हमारा, ओके। और बाकी के जो है ना, इनमें 5f वाले ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल होते हैं, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, तो ये है हमारे एक्टिनॉइड्स, ओके। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड, तो ये तो एक्टिनॉइड है, ये नहीं है, ये लैंथेनॉइड है, तो टर्बियम। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब देखो पीवाईक्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चंस है, ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट से लगा हुए शायद इनको डीएनएफ वाले चैप्टर में, पर ऐसा जरूरी नहीं, किसी में भी से पूछ सकते हैं। बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता के आपके दिमाग को थोड़ा खराब करने को अच्छा लगता होगा उनको शायद, या फिर थोड़ा आपका टाइम इन्वेस्ट करने को अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एनालाइज करने में भी, करेक्ट, ये थोड़ा सा ट्रिक होता है। तो आप
अगर अगर ऐसे इनकरेक्ट वाले सवालों में अगर फंस रहे होंगे ओके मॉक वगैरह में, तो मेरा एडवाइस है कि इनको बाद में रखा करो। ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते ही आप थोड़ा बाद में रखो इनको, ये मेरा सिंपल एडवाइस है। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल जैसे एकदम सिंगल लाइन हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग ने ये सवाल देखा था पिछला वाला, ओके एकदम सिंगल लाइन वाला, तो ये एकदम फटाक से हो जाता है। और ऐसे आ जाते हैं कई सवाल एग्जाम में, ओके मतलब एकदम बेसिक से एटॉमिक नंबर पूछ लिया किस एलिमेंट का, ऐसे। तो कभी भी मेरे को ये बताना भूल गया था मैं PYQ में कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, थोड़ा बाद में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाना इसके ऊपर, मस्त सॉल्व भी करना इसको बाद में। ओके ये पढ़ते पढ़ते दिमाग नहीं खराब करके लेना है एग्जाम टाइम। अब तो हम लोग करेंगे मतलब दिमाग नहीं खराब करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखो भाई ओके कौन सा गलत है। सबसे पहले एक्टिनॉइड्स ऑल्सो शो कॉन्ट्रैक्शन इन देयर साइजेस लाइक लैंथेनॉइड्स, सही है सही है, ओके गलत नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है 4D वालों की हैव नो सिमिलरिटीज विद द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अरे यार मिल गया, गलत मिल गया, यही गलत है। ओके क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं मेल खाती ऐसा बोला हुआ है इन लोगों ने, और ये हमको एकदम दिमाग में फिक्स चिपक गया है कि भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही 4D और 5D का जो साइजेस है, क्योंकि जो कर्व हम लोग ने देखा था 4D का 5D का, ऐसे उसके ऊपर एकदम पास कर्व का साइजेस एकदम सेम साइजेस है इनके, तो हो गई ना भाई सिमिलर प्रॉपर्टी, एक तो एटॉमिक साइज, राइट। तो ये गलत हो गया। बस चलो आगे देखते हैं। ये इनकरेक्ट मिल गया हमें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग से, ये तो मिल गया। शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज क्वाइट वीक। अब ये एक अलग चल रहा है यहां पर, शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स क्वाइट वीक। बिल्कुल भाई, मतलब क्या ही सोच रहे हो इसके बारे में कि वीक नहीं होगा, क्या होगा, क्या बहुत बेसिक सी चीज है। 4f वाले निकम्मे, 5f वाले निकम्मे, ये भी हम लोग को पता है बहुत अच्छे से। और लास्ट में देयर इज अ डिक्रीज इन द रेडिया ऑफ द एटम्स और आयंस as one proceeds from La to Lu, decrease in the radii, okay, as one proceeds from La to Lu, किसका? एटम्स और आयंस का। होता ही है La to Lu, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन उसी को तो कहते हैं भाई, तो ये भी सही है। तो गलत हमारा B है, तो हो गया अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट B, तो राइट आंसर अपना B है। ओके गलत भी है और राइट आंसर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी बेसिक सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग द लैंथेनाइड्स। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। दिमाग में एकदम चिपका के रखना, बहुत ही जरूरी चीज है ये। ओके Ln3+ वाले सबसे कॉमन होते हैं। हम लोग ने ये भी देखा था कि क्यों मतलब हम लोग ने ये भी देखा था कि इन मतलब Ln3+ में हमारे जो लैंथेनॉइड्स है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन एकदम 4FN फॉर्मेट में होता है, जहां पर n = 1 to 14 होता है, करेक्ट। तो 3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे प्यारा है इनका। ऑप्शन में देखो A ही है 3, ओके 4 to 5 गलत। चलो आते हैं अगले सवाल पर। विच वन ऑफ द एलिमेंट्स विथ द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस, जो दी हुई है हमें, ओके मे एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चीज में मैंने आपको समझाया था कि ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे 3D वाले एलिमेंट्स शो करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, आप क्या दिया है, आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस, वो भी 3D4s, 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 मतलब 3D की बात चल रही है। और 3D के मतलब 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखो तो हम लोग ने ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो किए जाते हैं, पर जो बीच वाले एलिमेंट्स है, बीच वाले, ओके मैंगनीज का हो या फिर क्रोमियम वगैरह का हो, ये ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, ओके एज कंपेयर टू बाकी के एक्सट्रीम्स में जो थे ना उनसे, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम था, कॉपर जिंक था, करेक्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैंगनीज क्रोमियम, ठीक है उल्टा लिख दिया मैंने, ओके पहले क्रोमियम फिर मैंगनीज आता है, तो हाँ क्रोमियम मैंगनीज या फिर स्कैंडियम टाइटेनियम या फिर हमारा कॉपर जिंक। और एक्सट्रीम्स में जो थे इनका रीजन भी हम लोग ने समझा था कि क्यों, क्योंकि इनके पास एक तो यहाँ पर एक्सट्रीम वालों के पास एक तो d ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन से, काफी कम इलेक्ट्रॉन से, जैसे कि 1 या फिर 2 ही सिर्फ, ओके। और यहां पर जो एंड में है इनके तो d वाले पूरे के पूरे भरे हुए, तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहे। पर बीच वालों के केस में अलग है, बीच वालों में d में काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो बोला क्या है सवाल में, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें कहा है कि भाई
इन ऑर्बिटॉल जो आउटर ऑर्बिटॉल कॉन्फ़िगरेशन से इनको देखो और इनमें से विच वन ऑफ द एलिमेंट कौन सा वाला होगा, ओके, विद द फॉलोइंग ये आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वाला होगा जो एग्जिबिट करेगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इनको देख के बताओ कि जो ये ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से उन एलिमेंट्स के, ओके, उसमें से कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर? तो D5-4s1 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? क्रोमियम का होता है। D5-4s2 मैंगनीज का, मतलब 3D5 में 3 बोलना थोड़ा सा छोड़ देता हूं, ओके, वो आदत हो जाती है अभी बोल बोल के वो 3 बोलने की इच्छा नहीं रह जाती, पर आप समझ लो, मतलब यहां पर लिखा भी है 3D5 और वैसे भी आप भी वैसे ही बोलने लग जाओगे D5S2 कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इस फॉर्मेट में बोल के, ओके, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम चिपक गया होगा कि D मतलब मैंगनीज के लिए 3D ऐसे, ओके। फिर भी चलो D2-4s2 मतलब 3D2-4s2 है टाइटेनियम, ओके, D3-4s2 मतलब 3D3-4s2 मतलब वेनाडियम, ओके। सो D2-4s2 स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, करेक्ट। तो 4s2 3D1 स्कैंडियम, 4s2 3D2 टाइटेनियम, 4s2 3D3 वेनाडियम। अब इनमें देखो टाइटेनियम वेनाडियम इनके देखोगे ना तो ऑलमोस्ट +3 +4 तक पहुंचते हैं ये, ओके, ये +3 +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। क्रोमियम भाई +6 तक भी चला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में, पर मैंगनीज भैया +7 तक शो करता है, ओके। देख लेना आप, टेबल में भी दिख जाएगा। और क्यों देखा ना, बोला ना मैंने, स्कैंडियम टाइटेनियम के पास थोड़े कम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कंपैरेटिवली कम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के कैसे पता चलेगा? दिख रहे हैं हमको थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, डी में थोड़े कम है, राइट। यहां पर D5 दोनों में भी है, देखो फंसाने के लिए दिया हुआ है, ये कम है तो दिख रहा है तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, चलो ये में से नहीं होगा, ओके, क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है डी में तो यही ज्यादा शो करेंगे, ये लॉजिक हम लोग को पता है अभी, ओके, ये वाला जो मैंने समझाया अभी। पर अब इनमें जो है D5 अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर फंसाने के लिए देखो दिया हुआ है D5 पर 4s2 3D5 है और 4s1 3D5 है, इसमें से भी अब देखना 4s1 D5 जो है हमारा, ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये क्रोमियम के केस है जिसमें क्रोमियम +2 शो करता है, ये 2 इन्वॉल्व होंगे, फिर ये 3 +3, फिर ये 4, समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 ऐसे कर रहा हूं मैं, +4, फिर ये पांचों भी हो जाएंगे, +5 +6 ऐसे इन्वॉल्वमेंट होती है क्रोमियम में, ओके, +2 +3 +4 +5 इस तरीके से जाते हैं, ओके, रफली। और मैंगनीज में यहां पर होता है 4s2 3D5, तो ये 2 जो इन्वॉल्व होते हैं ये +2 यहीं पर हो जाता है, फिर +3 +4 +5 +6 +7, तो +7 तक जाती है मैंगनीज की कहानी, करेक्ट। इस तरीके से 7 कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स है S और D में, तो इसीलिए +7 तक पहुंचती है इसकी कहानी। तो इसीलिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ, मतलब बोला है मे एग्जिबिट, पर हम लोग को पता है, ऑलमोस्ट पता चल गया कि इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर मैंगनीज शो करेगा, ओके। तो बस मैंगनीज 4s2 3D5 अपना होगा करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जितने भी सवाल अब तक सॉल्व किए, आपने भी मेरे साथ सॉल्व किए होंगे, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग में कुछ इंक्रीमेंट आई होगी, मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी पक्की हुई होगी चीज़ों के बारे में। सॉल्व करते करते जाओगे क्वेश्चंस तो और थोड़ी प्रैक्टिस होती जाएगी और थोड़ा और होल्ड आ जाएंगी चीज़ों के ऊपर, ओके। पर मेरा मानना है कि आप और भी क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा, जैसे इस पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोग ने कुछ सॉल्व किए, वैसे ही और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, अलग अलग पैटर्न के सॉल्व करो, ओके। अब जैसे कि आप सभी को पता है लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।